फ्रेंड्स, आज हम ल्यूशन के सामान्य ज्ञान के पॉलिटी सेक्शन को कवर करने वाले हैं। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मॉडल सुधार पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। भारतीय को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति की गई थी। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार इसको कहते हैं। इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधान सभा राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिनमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया और इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया: आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषय थे वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, अपराधी जाति, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ी, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं। हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे? जैसे शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक अग्रहार दान आदि। आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों द्वारा किया जाता था। द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था और इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी कि जैसे अखिल भारतीय संघ, ये संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित होते थे। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासत के लिए ये ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता हो गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कुछ संघीय विषयों जैसे सुरक्षा, विदेशिक संबंध, धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता और परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। संघीय न्यायालय की स्थापना उसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों और रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त था। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ। संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और इस विस्तार में अंगल भारतीय, भारतीय ईसाई, इसका विस्तार अंगल भारतीय एंग्लो इंडियंस, अंगल भारतीय, भारतीय ईसाई, यूरोपियन और हरिजन के लिए भी किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। लंदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। जो इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे: 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना।
जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा शासन अब जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन रहेगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोच्चता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंध का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। भारतीय संविधान तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या जो थी वो 389 निश्चित की गई थी, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्य के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 एवं 15 अन्य दल और 15 स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर में पुस्तकालय भवन में हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांत या देशी रियासत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित था: हिंदू, मुस्लिम, सिख और साधारण। प्रतिनिधित्व प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय कौन कौन से थे? जैसे मुस्लिम, सिख और साधारण। देखो, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया और 213 समान और 779 मुसलमान तथा 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की कार्यकारिणी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें से प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार थे: 1 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, दूसरा एन गोपाल स्वामी अयंगार, तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और चौथे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी.पी. खेतान। 1948 में उनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई थी, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी रियासतों के लिए था। देशीय विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर से 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर लिया गया और इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे।
संविधान सभा की प्रमुख समिति कौन सी थी? संचालन समिति थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति। संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति, भीमराव अम्बेडकर थे। और संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब उसमें कुल 22 भाग 395 आर्टिकल 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्ग 8 हमारी शासन व्यवस्था, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक। संविधान में कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9 और उसका 60, 324, 366, 367, 373, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कैबिनेट मिशन जो 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल क्या था, जैसे जवाहरलाल नेहरू ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल के थे। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण थे। बलदेव सिंह रक्षा थे। बलदेव सिंह। जॉन मथाई उद्योग आपूर्ति थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा थे। CH भावा जो है वो कार्यखान बंदरगाह थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि थे। असफ अली को रेलवे मिला था और जगजीवन राम को श्रम मिला था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा कर दी। 26 नवंबर 1947 को। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य कौन कौन थे? लियाकत अली खान वित्त विभाग, आई चुकिंदर वाणिज्य विभाग, अब्दुल रब नश्तर संचार विभाग, जोगिंदर नाथ मंडल विधि और गजानतर अली खान स्वास्थ्य। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित कर ये उद्देशिका निम्न प्रकार से है, जैसे हम भारत के लोग। प्रस्तावना है संविधान की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्ति का केंद्रीय बिंदु स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्चता, संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्याय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 निर्णय में घोषित किया गया था। बेरुवाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरुवाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना में संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचे का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया। प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया। संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचे का विस्तार और मजबूतीकरण हो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या है? भारत के संविधान के निर्माण में निम्नलिखित देशों के संविधान से सहायता ली गई है। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान में सहायता ली गई है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग भी लिया गया है। उपराष्ट्रपति और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपातकाल, ये सब
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन संसदात्मक प्रशासन प्रणाली, ए सिंगल सिटीजनशिप और विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। राष्ट्रीय प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों के विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। जर्मनी, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार शक्तियाँ दी गई हैं। कनाडा, मौलिक अधिकार शक्तियाँ दी गई हैं। जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति। कनाडा से क्या लिया गया, संघात्मक व्यवस्थाएं, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो सशब्द ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है, इसमें क्या था, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य जैसे कि 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। संविधान के 59वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। द्वितीय अनुसूची में क्या है कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त कर होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आदि। चौथी अनुसूची में क्या है कि इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में अनुरोध है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और संविधान लागू होने के समय 57 विषय थे, वर्तमान में 58 विषय हैं। राज्य सूची हो गया, जैसे इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इनके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 62 विषय हैं। समवर्ती सूची हो गया, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची के 47 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 52 विषय थे। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधवी और 1992 में कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली और 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 2003 में 2003 में मैथिली, संथाली और डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन सूची में सम्मिलित विषयों में न्यायालय में इस विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब तक ये मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के निर्णय के द्वारा यह स्थापित किया गया कि 4वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और उल्लंघन न्यायालय इन कानून की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची, जो इस संविधान के 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है।
11वीं अनुसूची अनुसूचित संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। 12वीं अनुसूची जो ये अनुसूचित संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। देशी रियासत का भारत में विलय। देखो, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। भारत के राज्य क्षेत्र में वर्णित अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंध और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अस्थायी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू पटेल पट्टाभी सीतारमैया जेवीपी समिति, इसको जेवीपी समिति कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू, पटेल, जवाहर, वल्लभ और पटाभी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने स्री पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया। मद्रास के राज्य के लोगों ने 56 दिन आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की मृत्यु हो गई। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। ये राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और इस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग जो हुआ था उसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे और सरदार M.A. पनीकर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। नवंबर 1954 को फ्रांस की सरदार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, येनम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गया। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी तो संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और इन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा दमन द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। 1 मई 1960 ईस्वी को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक 2 राज्यों की स्थापना की। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को अलग राज्य बना दिया गया। 1 नवंबर 1966 ईस्वी में पंजाब को विभाजित करके पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बनाए गए। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 20 फरवरी 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल और उत्तराखंड और 27वां राज्य 15 नवंबर 2000 को झारखंड और 28वां राज्य बन गया। वर्तमान समय में भारत में इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद, इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष करते हैं। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं।
भारत में गठित कुल 9 क्षेत्रीय परिषद पर सम्मिलित राज्यों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जो है इधर कौन कौन सा क्षेत्र जो है पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्य, चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन दीव, दादर, नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद हो गया आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य, पुदुचेरी राज्य संघ। नए राज्य का गठन वर्ष, जैसे आंध्र प्रदेश को 1953 ईस्वी में गठित किया गया, महाराष्ट्र को 1960 में, गुजरात को 1960 में, नागालैंड को 1963 में, हरियाणा को 1966 में, हिमाचल को 1971 में, मेघालय को 1972 में, मणिपुर त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम को 1975 में, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, गोवा को 1987 में, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड को 2000 में और झारखंड को भी 2000 में। देखो इसमें क्या कहता है, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो भाग 1, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच है। नागरिकता सिटीजनशिप जो है भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में है। नागरिकता जो है 5 से 11 में है और भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 36 से 51 है। और भाग 4 क में क्या है, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 को है। भाग 5 में संघ है, ठीक है, और अनुच्छेद 52 से 151 है। संघ में संविधान के भाग 5 के अंदर संघ को रखा गया है और इसका जो अनुच्छेद है वो 52 से 151 है। अब भाग 6 में जो है वो राज्य को रखा गया है, उसमें 152 से 237 अनुच्छेद है। भाग 11 में संघ राज्य के बीच संबंध है, अनुच्छेद 245 से 263। संघ राज्यों के अधीन सेवाएं कौन कौन सी है, भाग 14 है, ये अनुच्छेद 308 से 323। भाग 15 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 17 में राजभाषा है जो अनुच्छेद 343 से 351 है। भाग 18 में आपात उपबंध है जो अनुच्छेद 352 से 360 है। भाग 20 में संविधान संशोधन है जो अनुच्छेद 368 है। देखो भारतीय नागरिकता, देखो भारतीय नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को हुआ या उसके पश्चात भारत में हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। और अपवाद राजनयिक के बच्चे और विदेशियों के बच्चे। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हुआ हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेशों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। देशीकरण द्वारा नागरिकता, भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हैं, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हैं, वे स्त्री जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है और या भविष्य में विवाह करेंगी। भारतीय नागरिकता के नाबालिग बच्चे, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हैं और भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में सम्मिलित किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1984, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन किए गए थे। भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संविधान व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू है।
भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से होता है, जैसे नागरिकता का परित्याग करने से, देश किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई थी, लेकिन अब तो नहीं है ये सब। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य की अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, ये सब हो गया, हट गया। देखो, मौलिक अधिकार हो गया, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। 1931 में कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। मूल अधिकार क्या थे? जैसे समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार जून 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया था। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की और मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। समता और समानता का अधिकार क्या है? जैसे कि अनुच्छेद 14, विधि की समक्ष समता। इसका अर्थ ये है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 हो गया, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और अन्य जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। देखो, अनुच्छेद 14 जो है ये समता का अधिकार के अंदर आता है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये सब समता के अधिकार के अंदर आता है। अनुच्छेद 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 में क्या है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय पर में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन और नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। और अपवाद है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। देखो, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 A, B, C, D, E, F और G, ठीक है ना। तो अब प्रेस आर्टिकल 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, जो अब सिर्फ 6 है, ठीक है ना। आर्टिकल 19A बोलने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19A बोलने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। जम्मू कश्मीर जो है वो अपवाद है। आर्टिकल 19F संपत्ति का अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा हटा दिया गया। आर्टिकल 19F संपत्ति का अधिकार था, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। आर्टिकल 19G कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 19(1) आर्टिकल 19A में ही है, ठीक है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 20 में अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसमें क्या क्या है? इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। जो है समय अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 को
राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। निवारक निरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 से खंड 3, 4, 5 और 6 में तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरना उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने और भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी भी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध साझा हो जाएगा, उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा, उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। निरोध व्यक्तियों के निरोध आदेश के विरुद्ध आवेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई शक्ति, जैसे कि निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः ये 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 मीसा एक्ट 1971। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 में इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम 1974। इससे पहले तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों पर लागू है। अब ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधि निरोधक कानून टाडा। निवारक कानून की व्यवस्था के अंतर्गत अब तक कानून बने, इसमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। टाडा 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। पोटा प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। इसे 25 अक्टूबर 2001 ईस्वी को लागू किया गया। पोटा टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुछ 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया था। आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकता है। पोटा 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनाने के बाद पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को हो गया। 21 सितंबर 2004 को इस अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या था? जैसे देखो, अनुच्छेद 23 मानव और दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध था। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की या जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खान और अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे अनुच्छेद 25 है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने और विधि समझ संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 27
राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक समुदाय की उन्नति का पोषण और व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मावदेश को बुलाते सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकती। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं कर सकती। देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्न है, जैसे कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, परमादेश, प्रतिषेध लेख, एविडेशन ऑपरेशन कटरी और अधिकार पुच्छ लेख को वारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि हेबियस कॉर्पस ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। उसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। इस प्रकार के शपथ पत्र, आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उत्प्रेषण हो गया। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे और न्याय निर्णय के अधिकार उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजें। अधिकार परीक्षण लेख जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि यह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तो कार्य नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन भी किया गया, जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को सम्मिलित किया गया था। गोलकनाथ में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राष्ट्रवाद 1967 में निर्णय दिया। निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती थी। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में ये इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य से निर्वाचन को निरस्त कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसमें आर्टिकल 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए थे, ठीक है, तथा ये व्यवस्था की गई कि इस प्रकार के किए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। मिनर्वा मिल भारत संघवाद 1980 मिनर्वा के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षण की रक्षा करने का आधार न्यायालय को है और न्यायालय इस प्रकार की किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकती है, और इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देते हैं 36 से 51 तक इसका आर्टिकल भाग 4 के अंतर्गत आता है और इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न है, जैसे कि अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। अनुच्छेद 39 को समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 39 को सार्वजनिक धन का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। अनुच्छेद 39 गो धन का समान वितरण
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और अनुचित दशाओं और प्रसूति सहायता उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकार के लिए निर्वाचन, मजदूरी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों के हितों और आर्थिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 को पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान वस्तु का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद के उपयुक्त अनुच्छेदों के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे अनुच्छेद 350 को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। प्राथमिक स्तर पर अनुच्छेद 50 में क्या, अनुच्छेद 350 में क्या है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, और अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहित करना। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर है, जैसे देखो, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार ये आयरलैंड से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। इसका वर्णन जो संविधान के भाग 4 के 36 से 51 में किया गया है, और मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 12 से 36 में किया गया है, 35 में। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। ये समाज की भलाई के लिए, ये व्यक्ति के अधिकारों के लिए। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता और इसके पीछे मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता। ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, ये सरकार के महत्व को घटाता है। ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। ये अधिकार नागरिक को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान की 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया था। इसे भाग 4 को में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो निम्न प्रकार से है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज गान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे परीक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उसका समर्थन करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में भी सदस्यों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। माता पिता संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संविधान संशोधन। संघीय कार्यपालिका है, देखो संघीय कार्यपालिका में क्या है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री इसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति ही देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने का योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने लायक हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छप रहे हैं, डॉक्टर कृष्णा रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जल सिंह, वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी। उसके बाद अभी है रामनाथ कोविंद। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करते। यदि किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पांडिचेरी विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए निर्णायक मंडल के 50 सदस्य का प्रस्तावक और 50 सदस्यों का अनुमोदक होना आवश्यक है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद को निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है और निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। निर्वाचन अवैध हो सकता है लेकिन उसका किया गया कार्य अवैध नहीं हो सकता। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर प्रभाव के कारण भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की प्रमुख सम्मति लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति इन दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित करना अपने त्यागपत्र में महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 56 से 61 में महाभियोग के लिए केवल एक ही अधिकार है, अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है, वह संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति पर महाभियोग राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधान के उल्लंघन पर संसद किसी सदन द्वारा इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जाए और जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षरों और सदस्य के उस सदन जिसमें कि महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया उसके 2/3 सदस्य द्वारा पारित कर देने के प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब तक दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जाँच करेगा और ऐसी जाँच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और स्थिति से राष्ट्रपति को पदत्याग करना होगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होगा। उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पद्धति की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाएगा, अनुच्छेद 62(1)। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलम्ब होता है तो राज्य अंतराल न होने पर इसलिए ये उपबंध है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा और बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 56(1)(ग) ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य। नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री की, भारत की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, भारत में नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, राज्य के मध्य समन्वय, अंतर्राज्यीय परिषद, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघीय छात्री एवं मुख्य आयुक्त सहित वित्तीय आयोग के 12 भाषा आयोग और 15 भारत के राजदूतों और अन्य राजनयिकों की नियुक्ति। दिल्ली विधायी शक्ति देखो। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और उसे निम्नलिखित शक्तियां हैं, जैसे कि संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने, लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार, संसद के एक सदन में या तो एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की, लोकसभा के लिए अनेक प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में के प्रत्येक वर्ष में निर्वाचन संबंधी अधिकार दिया गया है। संसद के एक सदन में एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद के अभिभाषण करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। संसद में निम्नलिखित को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है और ये नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र की सीमाओं के नामों में परिवर्तन आदि संबंधी विधेयक, धन विधेयक अनुच्छेद 110, संचित निधि के व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117(3), ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन लगाने वाले विधेयक,
संसद सदस्यों के मनोनयन और अधिकार। जब राष्ट्रपति को ये लगे कि लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में सम्मिलित करता है। और इसी प्रकार ये कला, साहित्य, संस्कृति, विधान और सामाजिक तथ्यों के कारण अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। देखो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति, इसका प्रभाव संसद के विभिन्न नियमों के समान होता है और इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के बाद समाप्त कर जाता है। और राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। अब दोनों सदन सत्र से होते हैं तब राष्ट्रपति को ये शक्ति नहीं होती। सैनिक शक्ति, सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। मनोनीत शक्ति दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेश के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। क्षमादान की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका विलंबन और परिहार करने और लघुकरण करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं? जैसे कि आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलती है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार से आपात लागू कर सकता है: युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लाया गया आपातकाल, अनुच्छेद 352। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के उससे उत्पन्न, अनुच्छेद 356, अर्थात राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपातकाल 360, न्यूनतम अवधि 2 माह के लिए। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। किसी भी विधेयक पर अनुमति देने और न देने का निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, कि अनुच्छेद 111 का ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किया जाने के साथ यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग उदाहरण के लिए 1986 में संसद के द्वारा पारित किया गया था। इसमें संशोधन विधेयक जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था, जो पॉकेट वीटो था। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल सबसे पहले ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। राजेंद्र प्रसाद के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, लेकिन वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, ठीक है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, और इसे मतदान देने का भी अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णय मत देने का अधिकार उसे होता है। देखो, कोई भी योग्यता या कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वो भारत का नागरिक होगा, 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होगा, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना होगा, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो ये समझा जाएगा कि उसने सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जाकिर हुसैन थे, वीवी गिरी थे, वीडी जत्ती थे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला थे, वेंकटरमन थे, शंकर दयाल शर्मा थे, KR नारायण थे, कृष्णा कांत थे, भैरव सिंह शेखावत थे और हामिद अंसारी 2007 तक उपराष्ट्रपति। वेंकैया नायडू है अभी 7 के बाद से। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति के पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिलने वाली वेतन और सभी सुविधाओं का उपभोग करता है। मंत्रिपरिषद हो गया, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने के हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रावधान मंत्री होता है प्रधान। उसके संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति
राष्ट्र नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि वह मंत्री बनने संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। पद ग्रहण प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक सत्र को राष्ट्रपति के समान पद पर गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है और सभी मंत्री और राज्य मंत्री और मंत्री उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे और उसे विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है और प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री जो होता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रहीं। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो 2 अलग-अलग अवधियों में प्रधानमंत्री बनी। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब राज्यसभा की सदस्य थीं। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। विश्वास मत प्राप्त होने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे, मात्र 13 दिन। कैबिनेट मंत्री का सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा जो लगभग 32 वर्षों तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे।